आज जो लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर हंगामा कर रहे हैं ना, वो अपना इतिहास भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका इतिहास ये रहा है कि इन्होंने अंबेडकर को ना जीते जी सम्मान दिया, ना उनके मरने के बाद याद किया। कांग्रेस के इतिहास का एक पूरा चैप्टर अंबेडकर के अपमान से भरा पड़ा है। कांग्रेस के राज में अंबेडकर के अपमान के ऐसे ऐसे किस्से हैं ना बॉस, आप सुने नहीं होंगे ये सब किस्से। पाठशाला में हम गहरी रिसर्च करके आपके लिए ये चैप्टर लेकर आए। अंबेडकर का अपमान तो इन्होंने आजादी के बाद सरकार में आते ही शुरू कर दिया था। अब तक आप यही सुनते आए हैं कि पहली सरकार में नेहरू ने अंबेडकर को देश का कानून मंत्री बनाया, लेकिन यह काम नेहरू ने खुद से नहीं किया था, महात्मा गांधी के कहने पर किया था। महात्मा गांधी ना कहते तो नेहरू अंबेडकर को कानून मंत्री भी ना बनाते। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देश की पहली कैबिनेट की तस्वीर है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे दिखते हैं। ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के दखल पर नेहरू ने इन दोनों नेताओं को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। 1947 में महात्मा गांधी ने यह सलाह दी थी, नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में दूसरे लोकप्रिय नेताओं को भी जगह दी जानी चाहिए। यानी अगर महात्मा गांधी ना होते तो इस तस्वीर में ना अंबेडकर नजर आते, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर को अपनी कैबिनेट के लायक नहीं समझा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये लोग तो ऐसे हैं जो कहते रहे हैं कि संविधान अंबेडकर ने नहीं, नेहरू ने संविधान दिया है। ये लोग नेहरू को अंबेडकर से बड़ा बताने में क्या क्या करते रहे, आज आपको यह भी देखना चाहिए। इसी साल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अंबेडकर पर बेहद आपत्तिजनक बात लिखी थी। सैम पित्रोदा ने लिखा था कि संविधान और उसकी प्रस्तावना में किसका योगदान ज्यादा है, इसका जवाब नेहरू है, अंबेडकर नहीं। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, अंबेडकर भारत के संविधान के जनक हैं, यह कहना भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मतलब यह कहना कि बाबा साहब ने संविधान दिया, यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। यह कौन लिख रहा है? सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के खासम खास। हालांकि बाद में विवाद होने पर सैम पित्रोदा ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन जो लोग आज एडिटेड क्लिप पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने सैम पित्रोदा से कोई इस्तीफा नहीं लिया था। नेहरू के सामने ये किसी को कुछ समझते ही नहीं थे बॉस। अंबेडकर को लेकर इनकी सोच आज तक नहीं बदली है। साल 2006 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तो उस समय एनसीईआरटी की किताब में अंबेडकर का एक कार्टून सिलेबस का हिस्सा बनाया गया था। यह है वो कार्टून। इसमें दिख रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर स्नेल यानी घोंघा नुमा संसद पर बैठे हुए हैं और पीछे नेहरू हाथ में कोड़ा लेकर अंबेडकर को मार रहे हैं ताकि गति पकड़ सके। साल 2012 में इस कार्टून के मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा था। तब कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। यह कार्टून 1948 में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर ने बनाया था। इस कार्टून को 2006 में एनसीईआरटी की 11वीं की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में छापा गया था। 2006 में छपी है किताब में कार्टून। 6 साल बाद 2012 में अंबेडकर के कार्टून पर संसद में भयंकर बवाल हुआ। तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने इसके लिए माफी मांगी थी बॉस। सोचिए, 6 साल तक अंबेडकर को कोड़े मारते रहे नेहरू कार्टून में, और ये एनसीईआरटी की किताब में छपा रहा, बच्चे पढ़ते रहे। कांग्रेस की सरकार ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया था। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि एनसीईआरटी की किताब बनाने वाली टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में कौन था? योगेंद्र यादव जैसे लोग चीफ एडवाइजर हुआ करते थे, और इसका खुलासा खुद तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा में किया था। सुनिए तब कपिल सिब्बल ने क्या कहा था। मालूम होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बुक बनाने वाले हैं ये एनसीईआरटी के लोग नहीं हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक अथॉरिटी का गठन करते हैं, और उसमें कई लोग हैं। मैं उनका भी आपको नाम भी दे सकता हूँ। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी बनती है, और उसमें जो चेयरपर्सन हैं वो हरि वासुदेवन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और उसके चीफ एडवाइजर्स योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ डेवलपिंग स्टडीज दिल्ली, सुहास पालशिकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे महाराष्ट्र, और फिर उनके एडवाइजर्स हैं केसी सूरी, और फिर कई मेंबर्स हैं। मैं सारा को नाम नहीं लेना चाहता। यानी जो योगेंद्र यादव सलाह समिति में थे और ये कार्टून छप रहा था बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का, वो ये योगेंद्र यादव तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में घूमते हैं। वो तो घूम घूम के कांग्रेस के लिए इलेक्शन में पिच बनाते हैं, पिच क्यूरेटर बने रहते हैं। तो इतनी दिक्कत है तो योगेंद्र यादव से साइड कीजिए ना उनको।
कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आज किस मुंह से अंबेडकर की बात कर रहा है? इनका तो इतिहास कदम कदम पर अंबेडकर को अपमानित करने का रहा है। अंबेडकर को जीते जी इतना परेशान किया कि उन्हें चुनाव में हरवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए जिसमें अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से खड़े हुए। अंबेडकर के सामने कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व पीए एनएस काजोलकर को टिकट दिया। काजोलकर दलित समुदाय से थे और कांग्रेस की रणनीति थी कि अपने ही पीए से हारकर अंबेडकर का राजनीतिक करियर पटरी से उतर जाएगा। नेहरू ने उत्तर मुंबई सीट पर अंबेडकर के खिलाफ खूब प्रचार भी किया। इसी वजह से उत्तर मुंबई सीट से अंबेडकर करीब 15,000 वोट से हार गए। इसके बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। भंडारा उपचुनाव अंबेडकर ने भी यह चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने फिर उन्हें हरा दिया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, वो महान आदमी इस देश में चुनाव नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि कांग्रेस उनको हरा रही थी। इतना ही नहीं बॉस, अभी सुनते जाइए। इतनी लंबी लिस्ट है अंबेडकर की अपमान की कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग आज किस मुंह से अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। नेहरू किस तरह से अंबेडकर के खिलाफ थे उसका पता इसी से चलता है कि नेहरू ने माउंटबेटन की पत्नी एडविना को एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने क्या किया है। अंबेडकर ने 1951 में नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उस वक्त चुनाव हो रहे थे और इसके बाद नेहरू एडविना को जनवरी 1952 में एक चिट्ठी लिखकर क्या बताते हैं, सुनिएगा। नेहरू ने एडविना को चिट्ठी लिखी और कहा, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द कैबिनेट, यानी अंबेडकर को कैबिनेट से हटा दिया। कांग्रेस बॉम्बे प्रांत के चुनाव में उम्मीद से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अंबेडकर की पार्टी समाजवादियों से मिल गई है। अंबेडकर हिंदू सांप्रदायिक तत्वों से भी मिल गए। यानी अंबेडकर ने इस्तीफा दिया और नेहरू माउंटबेटन की पत्नी एडविना को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि हटा दिया है अंबेडकर को। यह तो सम्मान था इनकी नजर में अंबेडकर के लिए। अंबेडकर को परेशान करने में, उनका अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज जो लोग अंबेडकर को बात बात में याद कर रहे हैं, उनका इतिहास तो यह भी है कि खुद को जीते जी भारत रत्न दे दिया, लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न देने के बारे में सोचा नहीं। अंबेडकर को उनके निधन के दशकों बाद तक भारत रत्न नहीं दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू 1955 में भारत रत्न मिला उनको। निधन हुआ कब? 1964 में, यानी जीते जी भारत रत्न मिल गया नेहरू को। इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न मिला। निधन हुआ इंदिरा जी का 1984 में, यानी जीते जी भारत रत्न मिल गया। राजीव गांधी 21 मई 1991 में निधन हुआ। जुलाई 1991 में भारत रत्न मिला, यानी निधन के 2 महीने के अंदर भारत रत्न मिल गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में निधन हुआ और भारत रत्न कब मिलता है? 1990 में बॉस। 1956 में निधन होता है बाबा साहब का, 1990 में भारत रत्न मिलता है और निधन के 34 साल बाद तब मिलता है जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने न केवल बाबा साहब अंबेडकर को जिंदगी भर अपमानित करने की कोशिश की, बल्कि अंबेडकर के निधन के बाद उनके परिवार को भी परेशान होने के लिए छोड़ दिया। जो लोग आज कह रहे हैं कि बाबा साहब का अमित शाह ने अपमान कर दिया, देश में आग लग जाएगी, उन्होंने तो अंबेडकर के परिवार तक का ध्यान नहीं रखा बॉस। B.R. Ambedkar's Riddles in Hinduism and Annotated Critical Selection किताब के पब्लिशर एस आनंद ने किताब की प्रस्तावना में इस घटना के बारे में बताया है। अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से 1951 में इस्तीफा दिया था और अपना सरकारी घर छोड़ दिया था। उसके बाद दिल्ली के अलीपुर रोड पर 10 कमरों वाले बंगले में अंबेडकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। 1951 से 1956 तक अंबेडकर दिल्ली के इसी घर में रहे। अंबेडकर के निधन के बाद उनकी पत्नी यहां रहने लगी। अंबेडकर के निधन के 10 साल बाद 1966 में यह बंगला एक स्थानीय व्यापारी को बेचा गया। उस व्यापारी ने अंबेडकर की पत्नी को रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे दिए और दूसरे हिस्से को एक जज को किराए पर दे दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद 17 जनवरी 1967 को अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। 20 जनवरी 1967 को सविता अंबेडकर अलवर के लिए निकल गई। जिस व्यापारी ने बंगला खरीदा था, उसने सविता अंबेडकर, जो अंबेडकर की पत्नी थी, उनकी गैर मौजूदगी में उनका सामान बाहर उठा के फेंक दिया। व्यापारी अपने साथ 20 लोगों को लेकर सविता अंबेडकर के कमरे में घुस गया और सामान बाहर निकाल फेंका। सविता अंबेडकर के कमरे में कई अलमारियां थीं जिनमें अंबेडकर की फाइलें, किताबें, चिट्ठियां थीं। कहा जाता है उस दिन बारिश हो रही थी, जिससे अंबेडकर की फाइलें और चिट्ठियां भीगकर खराब हो गईं। यह तो अंबेडकर के परिवार का हाल हुआ है उनके जाने के बाद। अलवर से वापस आने के बाद सविता अंबेडकर ने
तब के गृह मंत्री वाईबी चव्हाण और दिल्ली के एलजी से मामले में दखल देने की मांग की। कुछ नहीं हुआ बॉस। सोचिए, अंबेडकर के परिवार के साथ यह सब हो रहा था और सरकार क्या कर रही थी? कुछ नहीं तब की। और दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार के नेताओं के सैकड़ों एकड़ में मेमोरियल और म्यूजियम बनाए जा रहे थे। परिवार को रहने के लिए सम्मान नहीं मिल रहा और ये लोग कह रहे हैं देश में आग लग जाएगी। अमित शाह ने अपमान कर दिया है। अंबेडकर के निधन के सालों बाद तक भी उनका मेमोरियल नहीं बन पाया था। अंबेडकर के निधन के बाद से उनके समर्थक मांग करते रहे कि जहां अंबेडकर रहते थे वहां उनका एक मेमोरियल तो बनवा दीजिए, जैसा महात्मा गांधी का मेमोरियल बनाया गया था। राजघाट की तरह अंबेडकर समर्थक मेमोरियल की डिमांड होती रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अंबेडकर मेमोरियल को भी लटका के रखा। अंबेडकर के निधन के 35 साल बाद यानी 1991 तक अंबेडकर का मेमोरियल ही नहीं बन पाया था। 1991 में अंबेडकर की 100वीं जयंती पर उनके समर्थकों ने दिल्ली में मेमोरियल बनाने की जोरदार डिमांड की, लेकिन इस डिमांड पर अगले 12 साल तक भी सरकार ने कुछ नहीं किया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अंबेडकर मेमोरियल के लिए पहल की। 2003 में अंबेडकर के अलीपुर रोड दिल्ली वाले निवास की जमीन सरकार ने खरीद ली। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां अंबेडकर मेमोरियल का फाउंडेशन भी रख दिया, लेकिन उसके 1 साल बाद बीजेपी की सरकार चली गई, यूपीए की सरकार सत्ता में आ गई। जमीन खरीद के रखा रहा, फाउंडेशन हो गया, उसके बाद भी अगले 10 साल तक अंबेडकर मेमोरियल का काम अटका रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2016 में पीएम मोदी ने अंबेडकर मेमोरियल का काम शुरू करवाया और पीएम मोदी ने वादा किया कि 2 साल के अंदर मेमोरियल बन जाएगा और उसका उद्घाटन वो खुद करेंगे। अप्रैल 2018 में पीएम मोदी ने अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। एक मेमोरियल नहीं दे पाए, भारत रत्न नहीं दे पाए, अपनी कैबिनेट में नहीं ले जाना चाहते थे। कैबिनेट छोड़ने पर लिख रहे हैं कि मैंने हटा दिया। यह तो अंबेडकर के साथ हुआ है बॉस। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की सोच का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के निधन के बाद भी सालों तक उनका पोर्ट्रेट संसद भवन के अंदर नहीं लग पाया था। कांग्रेस ने कभी इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को स्वीकार ही शायद नहीं कर रही थी। संसद भवन में अंबेडकर का पोर्ट्रेट 1990 में लग पाया था। 1990 में संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का पोर्ट्रेट लगाया गया। 12 अप्रैल 1990 को अंबेडकर के पोर्ट्रेट का उद्घाटन तब के पीएम वीपी सिंह ने किया था। ये लोग अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति तो खूब कर रहे हैं, अमित शाह के बयान पर हंगामा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अंबेडकर ने जो बातें कही हैं उन बातों को मानने की हिम्मत या साहस कांग्रेस में है? क्योंकि बाबा साहब तो धड़ल्ले से बोलते थे। गांधी से लेकर मुसलमान तक अंबेडकर ने जो जो कहा है, कांग्रेस को मानने में पसीने छूट जाएंगे। जो लोग आज इतना बाबा साहब कर रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूं बाबा साहब ने क्या कहा है। पूछिएगा जरा इन लोगों से कि क्या वो इन बातों को मान पाएंगे। महात्मा गांधी के बारे में बाबा साहब अंबेडकर के क्या विचार थे वो आपको बताता हूं। 1955 में बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें गांधी जी के बारे में अंबेडकर ने अपने विचार जाहिर किए थे। अंबेडकर ने कहा था कि वो गांधी जी से हमेशा एक विरोधी के तौर पर मिलते थे। अंबेडकर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो गांधी जी को बाकी लोगों से कहीं बेहतर जानते हैं, क्योंकि गांधी हैड ओपन्ड हिज रियल फैंग्स टू मी, यानी गांधी ने अंबेडकर के सामने अपना असली रूप दिखाया था और वो गांधी जी के चेहरे के अंदर देख सकते थे। बाकी लोग तो गांधी जी के भक्त बनकर उनके पास जाते थे और महात्मा का उनका बाहरी आवरण देख पाते थे, लेकिन मैंने, यानी अंबेडकर ने कहा कि मैंने उन्हें गांधी को एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के असल आदमी को देखा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे उनके मुकाबले गांधी को बेहतर समझता हूं। इंटरव्यू में अंबेडकर ने गांधी जी के बारे में और भी कई बातें कही थी। जैसे अंबेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी कोई समाज सुधारक नहीं थे। छुआछूत की जितनी बातें होती थी वो सिर्फ इसलिए होती थी जिससे पिछड़े और दलित कांग्रेस के साथ जुड़ सके। गांधी चाहते थे कि पिछड़े समाज के लोग उनके स्वराज अभियान का विरोध ना करें। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा गांधी जी का पिछड़ों के उद्धार का कोई मकसद था। ये थे बाबा साहब अंबेडकर के विचार गांधी जी के लिए। कांग्रेस मान पाएगी? भारत को आजादी दिलाने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने आजादी का भी कॉपीराइट करवा लिया। लगातार अब भी कहते हैं कि भारत को आजादी गांधी नेहरू परिवार ने दिलवाई। इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी के इंटरव्यू में अपनी राय रखी थी।
अंबेडकर से सवाल पूछा गया कि क्या भारत को गांधी के बिना आजादी मिल सकती थी। इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हां, भारत को आजादी मिल जाती और वो इसे लेकर निश्चिंत थे। हो सकता है आजादी देरी से मिलती, लेकिन मिलती। अंबेडकर ने कहा था कि अगर भारत में स्वराज देर से आता तो यह लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता। यानी बाबा साहब अंबेडकर मानते थे कि सिर्फ गांधी जी की वजह से आजादी मिल गई, ऐसा नहीं है। उनके बिना भी आजादी मिल जाती, थोड़ा देर से मिलती, लेकिन बेहतर आजादी मिलती। कांग्रेस मान पाएगी यह बात बाबा साहब की? भारत को स्वतंत्रता मिलने के पीछे की वजह भी अंबेडकर ने बीबीसी के इंटरव्यू में बताई थी। अंबेडकर ने कहा था कि मुझे लगता है कि भारत को आजाद करने के फैसले के पीछे दो वजह थी। पहली वजह है नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी की थी। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि भारत में लोग चाहे जो भी करें, लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए एक सैनिक की वफादारी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार का यह भ्रम तब टूट गया जब सैनिकों ने भी बगावत करके दूसरा फ्रंट यानी सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत पर राज करने के लिए सेना को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सैनिक अब वापस जाना चाहते थे। अंग्रेजों को भी यह समझ आ गया था कि भारत पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए यूरोप से पर्याप्त सैनिक भेजना बहुत मुश्किल है। दूसरी वजह उन्होंने कही कि अंग्रेजों को भारत से उतना फायदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को आजादी देने का फैसला किया होगा। कांग्रेस मान पाएगी कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से भारत को आजादी मिली? देश की आजादी और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मुसलमानों को लेकर अंबेडकर क्या सोचते थे, आपको वो भी बताता हूं। अंबेडकर ने मुसलमानों की निष्ठा की बात करते हुए कहा था कि एक मुसलमान के लिए मजहब के प्रति वफादारी देश के प्रति वफादारी से अधिक महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने मुसलमानों को लेकर जो भी कहा था, क्या आज कांग्रेस उसे मानेगी? अंबेडकर के नाम पर संसद में हंगामा करने वाली कांग्रेस में क्या इतनी है हिम्मत, है इतना साहस? यही बात अमित शाह कह रहे थे कि अंबेडकर करते हैं, अंबेडकर को आत्मसात तो कीजिए। लेकिन उसका क्या हंगामा किया गया, क्या तमाशा बनाया गया, आपने देखा। और इसलिए आपको ये फैक्ट्स इतनी डीप रिसर्च के बाद हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो ये सोचते हैं कि देश में आग लग सकती है, नहीं बॉस, ये देश आगे बढ़ रहा है, रुकेगा नहीं, और कम से कम झूठे नैरेटिव पे तो नहीं रुकेगा, और ना देश में आग लगेगी।